दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। आप देख ही सकते हो ये गिरावट इसीलिए हो रही है क्योंकि बाजार भी लगातार गिर रहा है, काफ़ी कमज़ोर है इसमें बाजार। एफआई का साथ नहीं मिल रहा है। पिछले जो एफआई ने बाजार में खरीदारी की थी लेकिन अभी वो भी थम गए, जिसकी वजह से बाजार में इस समय थोड़ा दबाव बन रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉब्लम इस समय चल रहा है ग्लोबल रीजन है, बाजार के साथ नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट को एक बड़ा तेज़ी का ट्रिगर मिल नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल डेढ़ साल में बाज़ार एक तरह से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, थोड़ी तेज़ी बनती है फिर गिरावट हो जाती है। इस समय बाज़ार जो देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से कम 8-9 हज़ार पॉइंट नीचे है, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी भी हुई है। अब जियो फाइनेंशियल को लेकर यहाँ पे तो अपडेट अच्छी है। जियो फाइनेंशियल को बड़े बड़े पार्टनर मिल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल बाज़ार में कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है, लगातार नए फैसले ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे, जो इशारा करिए कि आने वर्ष में जियो फाइनेंशियल बाज़ार में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। इससे निवेशकों को भी काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 242 पर आज क्लोजिंग थी। 1.38% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। अब देख सकते हो कि सुबह शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 245.80 पर, जो क्लोजिंग कल की थी। इसका मतलब बाजार क्या इंतजार कर रहा था, स्टॉक 246 तक भी पहुंचा, लेकिन जैसे ही बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ ये स्टॉक भी कमज़ोर पड़ गया और 241 पर आ गया लो में। तो यही है कि बाज़ार इस समय साथ नहीं दे रहा है। स्टॉक के अंदर तो दम है, लेकिन बाज़ार की कमज़ोरी की वजह से खरीदार थोड़ी सी इससे दूर है। तो 223 इसका लो बना हुआ है और जो हाई है वो 333 का है। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे है और 70 रुपीज़ नीचे ऊपर की साइड से आपको इस समय देखने को मिलेगा। निचले लेवल से सिर्फ 20 रुपये की रिकवरी देखने को मिली है। यानी अभी इस समय स्टॉक कमज़ोर ज़रूर है, पर आने वाले समय जिस तरह से फैसले लिए जा रहे स्टॉक बेहतर कर देगा वो दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो 3 मंथ का हाई है वो 268 का है, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आ गया है। इसका 1 ईयर का हाई 333 का है। तो आप देखें कि 333 का इसने हाई बनाया हुआ 52 वीक का। अब 3 ईयर का लो यानी इसका लिस्टिंग के बाद रिलायंस सेल होने के बाद 394 तक चला गया था, लगभग 400 तक। अब 400 का स्टॉक अगर आप देखें तो इस समय 200 के आसपास है। ऊपर के लेवल से आधी कीमतें हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि जैसे बाजार संभलेगा ये फिर बेहतर है, क्योंकि इसकी 400 की तो कैपेसिटी हमने देखी हुई है, वहाँ तक जाने की तो इसकी ताकत है। अब 3 मंथ का जो लो बना है वो 227 का है। आप देख सकते हो स्टॉक उसी लेवल पे है जो इस समय आज हमें देखने को मिला है। वैसे 1 ईयर का लो 223 का है, थोड़ी सी दूरी रह गई उससे। अब 3 ईयर का लो इसका 198 का बना हुआ है, यही इसका 5 ईयर का लो है, यानी 198 200 रुपये से नीचे, हाई लगभग 400 का। अब ये निचले लेवल के आसपास है, पर बाजार संभलते ही ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इसके निवेशकों के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको लगभग 4% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 3.8% गिरा है स्टॉक। 1 मंथ के हिसाब से निवेश करने वालों को 1.77% का फ़ायदा हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि उनका जो निवेश है वो सुरक्षित है, उनको लॉस नहीं हो रहा है, हल्का सा तेजी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 3 मंथ का लो है वो यहाँ पे देखिए 4.52% पॉजिटिव है, यानी पिछले 3 महीनों में इन्वेस्टमेंट किया उसको 4.5% का फ़ायदा हो रहा है। ये बात थोड़ी अच्छी है कि निचले लेवल से रिकवरी है, लेकिन 6 मंथ का रिटर्न अभी भी 7.93%, लगभग 8% निगेटिव दिया है रिटर्न। और जिसने इन्वेस्टमेंट किया है 9 मंथ के हिसाब से उसको भारी नुकसान हो रहा है, करीब 20.53% का, उसका पैसा 20% कम हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों को इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि 3 महीने जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा थोड़ा जरूर है। अब देख सकते कि 12 अगस्त को बैंक ऑफ अमेरिका एग्री हो चुका है कि वो 49.9% की स्टेक जियो क्रेडिट लिमिटेड में लेंगे, और इसके लिए आप देख सकते हो कि 18,268.22 करोड़ रुपये का खर्च वो कर रहे, यानी $1.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो कंपनी का करेंगे। अब इसमें देख कि 26.5% का यहाँ पे टोटल शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और बाकी का आप देखें तो वारंट है 18 महीने के, उसके माध्यम से यहाँ पे निवेश किया जाएगा। जियो क्रेडिट के अंदर आप देखें तो इस समय टोटल इसकी जो एसेट देखें तो 30,667 करोड़ के आसपास है 30 जून 2026 के हिसाब से।
तो ये देख सकते हो कि इसमें 1540 करोड़ के आसपास का निवेश जो है जियो क्रेडिट के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से करने की संभावना बन रही है। और आप देख रहे कि इसको फर्स्ट जो इसका ट्रांजेक्शन उसके बाद में यहाँ पे 24,954 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देखिए जो टोटल साइज इसकी 18,268.22 करोड़ की है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि करीब जो फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें 4,29,29,760 जो शेयर है वो लिए जाएंगे 6,612.90 करोड़ के आसपास, यानी 46.5% स्टेक। स्टेप 2 है उसमें 7,56,64,248 वारंट्स जो 11,655.32 करोड़ के हिसाब से लिए जाएगा। तो ये देखें कि 25% पेड के बाद 75% जो बन जाए वो विंडो 18 मंथ के लिए रखा जाएगा। तो ये जो वारंट कन्वर्ट करने के बाद 49.9% की स्टेक हो जाएगी। दोनों की इक्वल सीट होगी बोर्ड के अंदर, ये बात है। जितने मेंबर होंगे जियो क्रेडिट में, जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उतने ही बैंक ऑफ अमेरिका के भी होंगे। तो देख सकते हो कि हल्की सी मेजॉरिटी जो है वो कंट्रोल जियो फाइनेंशियल के पास होगा सरकार के नियम के हिसाब से। बाकी ओवरऑल दोनों की कंडीशन स्थिति एक जैसी होगी और आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल गया है, जियो बैंक ऑफ अमेरिका की जो डील है वो ये एक सिग्नल है कि एमएसएमई सेगमेंट के लिए अभी भी देखे तो बैंकों ने वो सर्विस नहीं दे पाई, इसलिए एनबीएफसी ने अब इसकी शुरुआत की है। यानी एनबीएफसी सेक्टर के अंदर अभी बहुत सारी संभावना है, बहुत सारा ट्रेडिशनल जो बैंक मार्केट नहीं कवर कर रहा है वो एनबीएफसी कर रहा है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर है वो अब यहाँ पे इन एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि इसको लेकर सनी अग्रवाल जो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट है एसबीएस सिक्योरिटीज़ का, उनका कहना है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने जो जियो क्रेडिट सॉल्यूशन में जो निवेश किया है ये फॉरेन इंटरेस्ट है इस समय एनबीएफसी सेक्टर के लिए। जो एमएसएमई सेगमेंट रिटेल बास्केट का उसमें काफ़ी सारी प्रचुर संभावना है। अभी बहुत सारा देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमी के साथ जो टियर 2 से लेके टियर 4 सिटीज़ में यहाँ पे अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बैंक वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, एनबीएफसी उनको उनकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एनबीएफसी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो सनी अग्रवाल का मानना है कि आने वाले समय भी देखिए ये जो एनबीएफसी रिटेल सेगमेंट का बिजनेस है ये और अच्छा ग्रो करेगा। 16.18% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सके फाइनेंस 2027 में। तो जियो क्रेडिट स्पेशली रिटेल लैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों से लोन नहीं प्राप्त करते, उनको टारगेट कर रही है जियो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर रवि सिंह है, चीफ रिसर्च ऑफिसर मास्टर कैपिटल के, उनका कहना है कि इंटरनेशनल जो बैंक है वो इस समय डोमेस्टिक एनबीएफसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसी के अंदर इस समय संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि ट्रेडिशनल बैंक जो नहीं कर पा रहे वो एनबीएफसी कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे एक बड़ा मार्केट इनको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं ग्लोबल मार्केट के वो यहाँ पे निवेश के बारे में सोच रहे हैं, एनबीएफसी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो सवाल ये कि फॉरेन जो लैंडर्स है वो यहाँ पे एनबीएफसी में बैठ क्यों लगा रहे। तो यहाँ पे एनबीएफसी सेगमेंट में उनको संभावना दिख रही है। यहाँ पे पहली टीम में इससे पहले देखें तो एमयूएफजी इन्वेस्टमेंट ने श्रीराम फाइनेंस में निवेश किया है। बजाज कैपिटल के अंदर आप देखें बैन कैपिटल ने मनपुरम फाइनेंस में निवेश किया है और एनईएनबीडी ने यहाँ पे आरबीएल बैंक में निवेश किया, ब्लैक स्टोन ने फेडरल बैंक में निवेश किया। तो इससे आप समझ सकते हो कि काफ़ी सारा निवेश आना शुरू हो चुका है विदेशों से। अब यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल को लेकर चोकलिंगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उन्होंने यहाँ पे इसको फोल्ड की रिकमेंडेशन दी है। तो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो ये डील हुई है 49% की स्टेक लेने की, एक बहुत शानदार फैसला है। तो यहाँ पे देख सकते कि आने वाले समय स्टॉक की प्राइस उतनी बड़ी नहीं है, तो इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले समय यहाँ से अच्छा कर सकता है ऐसी उम्मीद है। तो बोल देख सकते हो कि यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। इन्होंने एक और गेम चेंजर फैसला किया है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं और आप खुद रिसर्च करने में झंझट से बचना चाहते, तो अब रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक शानदार फैसला किया। अपने योग्य म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए इन्होंने रेगुलर प्लान पेश किया है और अब आप देखें आम जो निवेशक है वो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के जरिए इन फंड्स को खरीद सकते हैं, यानी एजेंट के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो बिल्कुल बिजनेस और ग्रो करेगा और जगह पहुँचेगा। काफ़ी शानदार फैसले, ये फैसले ब्लैक रॉक के लिए या फिर जियो फाइनेंशियल के लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।